हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल मिस बॉटनोफिलिक। तो आज की जो ये वीडियो है ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे है जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में से है। ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है पीएचडी के लिए, उसमें आपका पार्ट 1 है, यानी कि 100 क्वेश्चंस आपके टोटल आते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चंस आर फ्रॉम रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड 50 क्वेश्चंस आर फ्रॉम द सब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट में तो मैंने बॉटनी में ऑलरेडी वीडियो बना दी है कि आप लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। ओके, तो आज ये जो वीडियो है ये कॉमन वीडियो है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनका भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम होता है, बिकॉज तो क्वेश्चंस आते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी से, दे आर मोस्टली कॉमन। तो देखो, रिसर्च मेथोडोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको बेसिकली रिसर्च का बेसिक्स आपको पढ़ना होता है, ठीक है। यानी कि मेथोडोलॉजी कहने का मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आप वहाँ पे यूज़ करते हो, क्या पर्टिकुलर रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, इसमें 4 to 5 यूनिट्स आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी के सिलेबस में है, जिसमें से सबसे पहले जो यूनिट है वो आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड की है। तो देखो, ये वाले पर्टिकुलर टॉपिक से तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि इससे मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आ सकता है, वो है आपका पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में। इन दोनों की चीज़ों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, वी नो की जो रिसर्च होती है दैट इज़ किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आप बार बार उसको सर्च कर रहे हो, नए नए फैक्ट्स आप लोग खोज रहे हो, दैट इज़ ऑलमोस्ट रिसर्च। ओके, तो ये रिसर्च की टाइप्स आपको पता होने चाहिए, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कोई भी रिसर्च हो रही है जो कि करंट वर्क पे हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज द अप्लाइड रिसर्च, यानी कि जो कि करेंटली सोसाइटी को क्या करती है कि बेनिफिट प्रोवाइड करती है। क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, इस टाइप से क्या होती है, हमारे डिफरेंट टाइप की रिसर्च के टाइप्स होते हैं। तो ये जो मेथड ऑफ रिसर्च है इसमें आपको पता होना चाहिए भाई क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में क्या डिफरेंस है। क्वालिटेटिव यानी कि आप क्या कर रहे हो, क्वालिटीज देके डेटा को एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, तो उसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। क्वांटिटेटिव इज लाइक जैसे कि जहाँ पे हम लोग नंबर्स का इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटेशन टेक्निक्स हमारी इन्वॉल्व होती है, उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द स्टेप्स ऑफ रिसर्च। देखो, अगर आप आगे रिसर्च कंटिन्यू करोगे आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम, यू शुड नो द स्टेप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च के क्या स्टेप्स होते हैं, इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, तो इसमें सीरीज ऑफ क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। बेसिकली हमारे 8 स्टेप्स होते हैं, जैसे कि पहले हम लोग फॉर्मुलेशन करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम का, हम लिटरेचर सर्वे करते हैं, हाइपोथेसिस को रिव्यू करते हैं, ठीक है, डेटा कलेक्शन करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, कंक्लूजन करते हैं, और फिर फाइनली हम अपनी रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, जिसको हम आर्टिकल या फिर थीसिस के फॉर्म पे, डेजिटेशन के फॉर्म पे पब्लिश करते हैं, ठीक है। मोस्टली जो पब्लिकेशन होता है वो आर्टिकल के फॉर्म पे होता है, इसके बारे में भी आगे हम लोग देखते हैं। तो ये रिसर्च के जो स्टेप्स होते हैं ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से भी आपका जो लिटरेचर रिव्यू और हाइपोथेसिस होता है, हाइपोथेसिस के आपने टाइप्स पढ़े होंगे, नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इनके बीच का जो डिफरेंस है यू शुड नो अबाउट दोज differences. Okay, now after this we have the thesis and article writing. देखो, thesis और article writing इन दोनों को लिखने का अपना एक फॉर्मेट होता है, बिकॉज एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो रिसर्च होती है वो आपकी फॉर्मल वर्क होता है, इट इज़ नॉट इनफॉर्मल। एक पर्टिकुलर पैटर्न हमको फॉलो करना होता है। देन यू हैव द रिफरेंसिंग स्टाइल, APA, हार्वर्ड, इसके अलावा MLA, अलग अलग जो होती है आपकी रिफरेंसिंग स्टाइल होती है, उनके बारे में आपको पढ़ना है कि किस तरह से आप रिफरेंसेस लिखते हो। ओके, नाउ आफ्टर दिस रिसर्च एथिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिसर्च एथिक्स क्या होती है, नैतिकता होती है, यानी कि डूज एंड डोंट्स, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट व्हाट वी आर फॉलोइंग इन रिसर्च। जो आपकी ऑनेस्टी होती है, इंटीग्रिटी होती है, यू शुड बी बायसनेस फ्री। ओके, इसके अलावा आपका जो डेटा होता है आपको कॉन्फिडेंशियल रखना होता है, ठीक है। प्लेजरिज्म के बारे में, डेटा फैब्रिकेशन, डेटा फॉल्सिफिकेशन, इन चीज़ों के बारे में आपने यहाँ पे रिसर्च एथिक्स में पढ़ना है, ठीक है। तो ये वाले पोर्शन से तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको मार्क करके बताया है। रिसर्च के टाइप्स के बारे में पढ़ लेना एक बार, और ये जो मैथड्स आपके रिसर्च के दे रखे इनके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए। तो देखो, इसके बाद से जो आपका टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन। देखो, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन कभी भी अकेले नहीं होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब हम किसी से बात कर रहे हैं, हम किसी को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। एक इसमें क्या होता है, आपका एक सेंडर होता है, एक आपका रिसीवर होता है। सेंडर जो कि मैसेज भेजता है, रिसीवर जो कि क्या करता है, उस मैसेज को डिकोड करता है, और उन दोनों के बीच में क्या होता है, चैनल के थ्रू ये चीज़ जाती है। अब जो डिकोडर होता है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब होता है कि जो डिकोडर या फिर रिसीवर है वो फीडबैक दे रहा है नहीं दे रहा है सेंडर को। अगर वो फीडबैक देता है सेंडर को, तब जाके हम उसको
उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखो कम्युनिकेशन में सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि जो टाइप्स वर्ड लिखा है ना कम्युनिकेशन, ये टाइप्स का मतलब क्या है, जैसे कि आपका वर्बल कम्युनिकेशन हो जाता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, इस टाइप से। नेक्स्ट अगर आप देखोगे फॉर्मल, इनफॉर्मल, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी हमारे डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, जैसे कि लेटरल होते हैं, डायगोनल होता है। इसके अलावा आपका आ जाता है जैसे कि वर्टिकल। ठीक है, तो ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि रिलेशनशिप जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस होते हैं, जैसे कि इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल और ग्रुप के फॉर्म पे। तो ये सब चीज़ें आप लोग देख लेना, कम्युनिकेशन के जो टाइप्स होते हैं। देन यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन लिख रखा है इसके बारे में पढ़ लेना। एंड 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है ना, इसी से क्वेश्चन आता है। कम्युनिकेशन इफेक्टिव तब होती है जब लेट सपोज मैंने आपसे कुछ बोला और आपने मुझे कमेंट सेक्शन पे अपना फीडबैक दिया, देन इट इज़ अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि मुझे पता चला कि आपको मेरी बातें समझ में आई या फिर नहीं आई। ओके, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, देन 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे 7 C's जो होती है हमारी। देन इसके बाद से जो क्वेश्चन आता है वो बैरियर्स आते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर होता है। लेट सपोज आई स्पीक हिंदी, मैं हिंदी में बोल रही हूँ, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको हिंदी नहीं आती होगी, सो दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो ये एक टाइप का क्या होता है, इफेक्टिवनेस में बैरियर क्रिएट कर सकता है। तो देखो इसके अलावा क्या होता है कि बहुत जगह पे ऐसा होता है कि नेटवर्क इश्यू होता है, तो हो सकता है कि मेरी बातें वहाँ तक ना जाए। ओके, तो क्या होता है कि बैरियर्स होते हैं। इसके बाद से जो आपका टॉपिक है वो है मास मीडिया एंड सोसाइटी। देखो ये मास मीडिया एंड सोसाइटी की जहाँ तक हम बात करते हैं, जब हम मास मीडिया बोलते हैं कि लार्ज पॉपुलेशन तक कैसे इन्फॉर्मेशन को पहुँचाना है, तो ये मास मीडिया के ना कुछ हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ना। जैसे कि वन वे हमारा एक तरीके से होता है कि मास मीडिया में क्या होता है कि अगर टेलीविज़न चल रहा है ना या फिर न्यूज़पेपर आ रहा है, तो वो न्यूज़पेपर से इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों की तरफ जा रही है, टेलीविज़न से इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों की तरफ जा रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर बैठा वाला इंसान टेलीविज़न में चल रही चीज़ों को चेंज कर दे, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि इन पर्टिकुलर मास मीडिया, यानी कि वी हैव टू रीच लार्ज ऑडियंस। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक वन वे प्रोसेस होती है, और ये जो प्रोसेस होती है वो सोसाइटी को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकती है। ठीक है, तो इसका बेसिकली एम ये होता है कि बहुत सारी यानी कि बड़ी सी सोसाइटी को क्या करना, अट्रैक्ट करना। ओके, तो आपके मास मीडिया के आपको टाइप्स पे फोकस करना है, इसके फंक्शन पे फोकस करना है। इसके अलावा इसके कुछ क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपने मॉब लिंचिंग सुनी होगी। देन इसमें से जो मोस्टली क्वेश्चन आता है वो आपकी मास मीडिया थ्योरी से आ सकता है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज होती है, जैसे कि लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी होती है, क्लास डोमिनेंट थ्योरी होती है। इन थ्योरीज के बारे में आप लोग पढ़ लेना इस पर्टिकुलर टॉपिक में। ओके, आफ्टर दिस यू हैव द डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब कि हम डेटा को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो इसमें जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा से। देखो डेटा आपका दो टाइप का होता है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो होता है जो कि हम इनिशियली कहीं भी जाके कलेक्ट करते हैं, आइदर बाय फॉर एग्जांपल यू कैन से आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया या फिर आप फील्ड गए, डेटा लेके आए, उसको आपने एनालाइज किया, वो एक तरीके से हमारा क्या होता है, प्राइमरी डेटा होता है। एक होता है आपका सेकेंडरी डेटा, यानी कि जो आप अदर रिसोर्सेज से लेते हो, यानी कि ये सब कलेक्शन ऑफ डेटा का पार्ट होता है। तो इनके बारे में आपने पढ़ना है, बिकॉज प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में क्या डिफरेंस होता है, इससे रिलेटेड हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा, ये फिर से रिपीट हुआ है, जैसे कि हमने रिसर्च में जिस तरह से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, उसी तरीके से डेटा भी दो टाइप का होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, यू शुड नो अबाउट इट। आफ्टर दिस यू हैव द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसे आपका हिस्टोग्राम है या फिर लाइन चार्ट है, किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, बार चार्ट्स, इसके जो टाइप्स होते हैं इनके बारे में यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे कि लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट में हम क्या करते हैं कि क्रोनोलॉजिकल या फिर टाइम सीरीज टाइप का डेटा यहाँ पे शो करते हैं। ओके, जो पाई चार्ट है इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि डोनट चार्ट होता है, पाई चार्ट, पोलर एरिया डायग्राम, इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में आपने यहाँ पे पढ़ना है। आफ्टर दिस यू हैव द डेटा मैपिंग। देखो डेटा मैपिंग में हम लोगों को क्या करना होता है कि हमें कि बड़े से बड़े डेटा को हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। ओके, दैट वी हैव टू कंसोलिडेट द मल्टीपल डेटाबेस इनटू सिंगल डेटाबेस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं। उन स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि SPSS होता है। इसके अलावा आप ऑरिजिन यूज़ करते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, आर सॉफ्टवेयर, पास सॉफ्टवेयर, इस टाइप जो स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पे बहुत बड़े डेटा को हम लोग अरेंज करके अपना रिजल्ट क्रिएट करते हैं, सिंगल डेटाबेस क्रिएट करते हैं।
इसी तरह से आप एक्सेल यूज़ करते हो, एक्सेल जो होता है वो भी डेटा अरेंजमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, इट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, देन आफ्टर दिस यू हैव द डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में हमने कुछ नहीं करना है कि हम डेटा को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स ही आते हैं जिनके थ्रू हम अपने डेटा को इंटरप्रेट करेंगे। तो देखो, इंटरप्रिटेशन वाले टॉपिक के अंदर आपने बेसिकली आपने स्टैटिस्टिक्स अगर पढ़ी है थोड़ी बहुत, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या होते हैं टेस्ट हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा फॉर एग्जांपल काई स्क्वायर टेस्ट, अदर देन दिस वी यूज़ लाइक पोस्ट हॉक एनालिसिस होता है, टी टेस्ट होता है। ये किस तरह से हम यूज़ करते हैं, थोड़ा बहुत आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में यहाँ पे भी पढ़ना है। ओके, देन आफ्टर दिस वी हैव द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम ICT बोलते हैं। ICT से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपको इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, इनके बारे में इनमें पता होना चाहिए कि इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या डिफरेंस है। ओके, देन इसके अलावा ये जो आप एब्रीविएशंस देख रहे हो, टर्मिनोलॉजी देख रहे हो, उसमें से मोस्टली आपका 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं कि कोई भी उन्होंने आपको शॉर्ट फॉर्म दे दी, जैसे कि CPU, UPS, DPI होता है जिसको हम डॉट्स एंड इंचेस के लिए यूज़ करते हैं, DNS होता है, डोमेन नेम सिस्टम, CPU क्या होता है, COM क्या होता है, CD का मतलब क्या होता है, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड, यानी कि कुछ कुछ आपके जो क्या होते हैं टर्म्स होते हैं, SQL आपने पढ़ा होगा, HTML, HTTP, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई लिस्ट है तो देन वेल एंड गुड, यहाँ पे आपको सारी वीडियोस आपको इससे रिलेटेड यूट्यूब में मिल जाएंगी। ओके, देन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि रिपीट होता है, इट इज़ अ डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, बिकॉज यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है, आपने सुना होगा कि कुछ ना कुछ हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जैसे कि आपने सुना होगा शोध गंगा, शोध सिंधु। ठीक है, ये किस चीज़ के लिए होती है। देन आपने अब स्वयं प्रभा, इसके अलावा MOOC, इस तरह से कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिनके बारे में आपके क्वेश्चंस आते हैं। जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं अभी करेंटली, प्लस कुछ हमारे जो पुराने, और अगर मैं एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल आपका नरेगा होता है, वैसे आपका इनफ्लिपनेट है, उमंग है, प्लस कुछ टर्म्स लाइक UPI, भीम, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो जो भी एग्जाम में आएगा वो आपका सिलेबस में से ही होगा। बट यहाँ पे मैं अगर आपको एक सजेशन दूँ कि किस तरह से आप रिसर्च मेथोलॉजी पढ़ सकते हो अगर ये आपका बैकग्राउंड नहीं है, तो जो आपका सिलेबस है, सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट के लिए भी यही बोला था कि यू हैव टू स्टिक टू योर सिलेबस, अपने सिलेबस से स्टिक रहो। सिलेबस में जो जो टर्म्स दे रखे हैं उनके बारे में पढ़ लो, किस तरह से उनसे रिलेटेड अगर कोई फैक्ट्स है तो उनसे रिलेटेड वो फैक्ट्स आप लोग पढ़ लो। तो रिसर्च मेथोलॉजी के लिए जो बुक है अगर मैं सजेस्ट करूँ तो CR कोठारी, इट इज़ फुलफिलिंग बुक। वो जो बुक है उससे आपको पूरी नॉलेज मिल सकती है। तो अगर आप लोग के नोट्स प्रिपेयर्ड नहीं है तो यूट्यूब में आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी इन पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो पहले तो आप अपने टॉपिक से अवेयर हो जाओ कि आपका टॉपिक क्या बोल रहा है। पहले ही आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपके कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं है तो देन आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो पहले आपने क्या करना है कि जो आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत नॉलेज आप लोग ले लो। देन इसके बाद से आपको यूट्यूब पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड, नॉट रिलेटेड टू PhD, बट किसी भी पर्टिकुलर आप एग्जाम का ले लोगे तो पैटर्न मोस्टली सेम ही होता है। जैसे कि डेटा कलेक्शन है, ICT है, इनसे क्वेश्चन आते ही है। इंट्रानेट, इंटरनेट, ईमेल ID, ये क्या चीज़ें होती है, कुछ बेसिक जो फुल फॉर्म होती है जैसे कि HTTP, HTML, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है ना। तो ये कुछ बेसिक हमारे क्या होते हैं क्वेश्चंस होते हैं जो कि किसी भी तरह के रिसर्च मेथोडोलॉजी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको मिल रहे हैं, चाहे वो आपके PhD एग्जाम से रिलेटेड हो या ना हो रिसर्च मेथोडोलॉजी के, यू ट्राई टू सॉल्व देम after completing the syllabus, after taking the knowledge of each and every topic that is present on your syllabus. Okay, सो आई होप कि इस वीडियो से आप लोग को हेल्प मिली होगी। इसके आगे आने वाली वीडियो पे मैं ट्राई करूँगी कि जो सब्जेक्ट बेस्ड एग्ज़ाम है या फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी है इसकी हम MCQ सॉल्व करें ताकि आप लोग को कुछ हेल्प मिल सके। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।